हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। दोस्तों, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है। अगर वॉइस थोड़ी सी डिफरेंट लगे तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह जॉम के कहने पर दो बंदे उसके एक लड़की को ज़बरदस्ती किडनैप करके एक ऐसी प्लेस पे लेकर आते हैं जहाँ पर कहा जाता है कि वहाँ पर घोस्ट आया करते हैं। यहाँ पर वो लोग प्रे करते हैं और घोस्ट को इनवाइट करते हैं उस लड़की की बलि को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि जॉम को अपनी शक्तियों को इंक्रीज़ करना था। जब घोस्ट वहाँ पर आता है तो वो लोग तो भाग जाते हैं, लेकिन नाम पिंग उस लड़की की हेल्प करने का डिसाइड करती है। वो उसके पास जाती है, लेकिन देख करके शॉक रहती है कि घोस्ट तो उसके क्लोज ही आए जा रहे हैं। लड़की बेचारी चिल्लाने लगती है, पागल हो जाती है कि वो करे तो क्या करे। यहाँ पर जब नाम पिंग उस घोस्ट के रास्ते में आती है तो वो सडनली उसके गले को दबाने लगता है, लेकिन पता नहीं नाम पिंग के पास ऐसी कौन सी चीज़ रहती है जिसकी वजह से वो घोस्ट भी उसे दूर हो जाता है। यहाँ पर नाम पिंग जैसे तैसे करके उस लड़की को आज़ाद करके भगा कर लेकर तो जाती है, लेकिन वो लड़की बहुत ही ज़्यादा अनलकी रहती है। इसी वजह से घोस्ट नाम पिंग के सामने ही उस लड़की को मार देता है। नाम पिंग बहुत बुरी तरीके से डरती है और जंगल में भागने लगती है। सडनली कोई उसका हाथ पकड़ कर घसीट लेता है। नाम पिंग डर जाती है, लेकिन देख करके थोड़ा रिलैक्स फील करती है कि वो लिमजी रहती है, जो कि फा और जॉम दोनों की मॉम है। यहाँ पर लिमजी नाम पिंग से कहने लगती है, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? ये जंगल खतरे से खाली नहीं है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है? तब नाम पिंग कहती है, मैंने सब कुछ देख लिया, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है क्या ये सच में है, और क्या वो घोस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है? तब यहाँ पर लिमजी उसे कहती है, क्या तुमने उसे देखा? नाम पिंग के हाँ बोलने पर लिमजी भी शॉक में थी। वो उसे कहती है, आज तक कोई भी उसके वार से नहीं बच पाया, फिर तुम कैसे बच पाई? बहुत हैरान हूँ, तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है? तब यहाँ पर नाम पिंग कहती है कि हाँ, फा ने उसे एक लॉकेट दिया था, वो उसके पास है। तब लिमजी वो लॉकेट लेती है जो कि रक्षा कवच रहता है। यहाँ पर वो उसे डिस्ट्रॉय कर देती है और एक दूसरी लॉकेट देती है और कहती है, अगर किसी ने कुछ भी पूछा तो इसी लॉकेट को शो करना, और उसे कुछ समझा करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन साथ ही वार्न करती है कि वो इसके बारे में किसी और को ना बताए, वरना इससे फा की जान को खतरा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, यहाँ पर लिमजी आती है और जॉम पर भड़क जाती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई? तुम्हें आइडिया है कि तुमने क्या करने की कोशिश की? तुम अपनी शक्तियों को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश में किसी की बलि देने के लिए भी इस हद तक गिर सकते हो? क्या गलती थी उस लड़की की? तुमने क्यों उसको बलि दी? तब यहाँ पर जॉम कहता है, मुझे अपनी शक्तियों को इंक्रीज़ करना है किसी भी कंडीशन में, और अगर तुम मेरे बीच में टांग लड़ाने की कोशिश करोगी तो याद रखना, तुम ही रास्ते से साफ हो जाओगे। एंड हाँ माय डियर मॉम, तुम जिस चीज़ को सीक्रेट रखने की कोशिश कर रही हो ना, वो सीक्रेट भी मैं डैड के सामने खोल दूंगा, उस रक्षा कवच वाली लॉकेट के बारे में। तो इससे बेटर रहेगा अपना मुंह बंद करो और मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, यहाँ पर सरफान आता है क्योंकि जॉम उसे भड़का कर लेकर आया हुआ रहता है। जॉम कहता है, डैड मैं सच कह रहा हूँ, फा के पास वो रक्षा कवच वाली लॉकेट है, इसी वजह से तो नाम पिंग बच गई, अदरवाइज़ कोई भी उसके वार से बच नहीं पाता। मैं हैरान हूँ। यहाँ पर उसके डैड इंक्वायरी करने लगते हैं, फा क्या सच में तुम्हारे पास वो लॉकेट है रक्षा कवच वाली? अगर है तो दे दो, प्यार से कह रहा हूँ, नहीं तो फिर अपनी जान से भी हाथ धो सकते हो। तब यहाँ पर फा कहता है, मेरे पास ऐसी कोई भी लॉकेट नहीं है जिसके बारे में आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं डैड। वैसे आप किस लॉकेट के बारे में बात कर रहे हैं? अगर मुझे कुछ आइडिया रहता तो मैं आपको ज़रूर बताता। तब यहाँ पर सरफान कहता है, ज़्यादा धोखे में रखने की कोशिश मत करो, अगर है तो वापस दो। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है, तो वहाँ पर नाम पिंग को ज़बरदस्ती लेकर आया जाता है। सरफान कहता है, अगर इस लड़की की जान प्यारी है तो बता दो वो लॉकेट कहाँ पर है। और ये नाम पिंग से भी इंक्वायरी करने लगता है कि आखिर जंगल में तुम्हारी जान कैसे बची। नाम पिंग को लिमजी की बातें याद आती है, इसी वजह से वो कुछ नहीं बताती है और लॉकेट को शो कर देती है। लॉकेट देखने के बाद कुछ टाइम के लिए तो सरफान भी शॉक में रहता है और कहता है, नहीं नहीं, ये वो रक्षा कवच वाली लॉकेट नहीं है, ये तो एक नॉर्मल सी है। मतलब जॉम, तुम झूठ बोल रहे हो। तब जॉम कहता है, डैड मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और ये कहकर वो नाम पिंग पर झपटने लगता है। तब फा आगे आ जाता है और कहता है, माइंड योर ओन बिजनेस, ये मेरी वाइफ है, ज़रा तमीज़ से बात करना सीखो और दोबारा इसके साथ बदतमीज़ी मत करना। सिचुएशन को यहाँ पर सरफान हैंडल करता है और उल्टा जॉम को ही चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? वो तुम्हारे भाई की बीवी है, मतलब तुम्हारी भाभी है, तो ज़रा तमीज़ से पेश आओ। ये कहकर वो सॉरी बोल करके वहाँ से चला जाता है। अब जॉम अपने डैड से कहता है, डैड मैं सच कह रहा हूँ, वो लॉकेट उसी के पास है और वो झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है आपसे। देखो डैड, मैं सच बोल रहा हूँ, वो झूठ बोल रहा है। तब उसके डैड कहते हैं, वो झूठ बोल ही नहीं सकता है। जिस पर जॉम कहता है, आप इतने श्योर कैसे हो डैड? तब यहाँ पर पास्ट का सीन दिखाया जाता है। सरफान को ब्लैक मैजिक आता था, बचपन पे ही उसने फा पर ब्लैक मैजिक कर दिया था और उसे लग रहा था कि फा पर ब्लैक मैजिक का असर अभी तक है और इसी वजह से वो उसकी हर एक बात मान रहे और वो जो कहता है वो करता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था।
फा पर से उस ब्लैक मैजिक का असर ख़त्म हो चुका था और वो इसके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन उसे लग रहा था कि फा अभी तक उसके कंट्रोल में है। यहाँ पर वो अपने ही बेटे को पकड़ लेता है और उसे वार्न करता है, तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ मालूम है जॉम, तुम मेरे बेटे हो, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मैं तुम्हें पनिश करूँ, इसी वजह से अपनी आदतों को ज़रा सुधार लो और नॉर्मल बिहेवियर में हमेशा काम किया करो। अब जॉम को अपने डैड का ये रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है और उसकी आंखों में अपने डैड के लिए एक रिवेंज नज़र आता है। फान नामपिंग को वार्न करता है, दोबारा विदाउट माई परमिशन उस जंगल की तरफ जाना भी मत, एक बार गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होनी चाहिए और चुपचाप से जा करके अपने कमरे में आराम करो। नामपिंग नहीं जाती है, तब फा उससे कहता है, आई एम योर हस्बैंड, तो एज अ वार्डर समझ लो और जाओ यहाँ से। नामपिंग वहाँ से चली जाती है। तब फा कहता है, छुपने की ज़रूरत नहीं है, तुम सामने आ सकती हो। तब यहाँ पर दिखाया जाता है लिमजी उसे फॉलो कर रही थी। अब यहाँ पर फा उससे कहता है, तुम्हें सब कुछ मालूम पड़ गया है तो तुम ये भी जानती होगी उस लॉकेट के बारे में, तो अब सीधे सीधे तुम मुझे बताओ कि तुमने उस लॉकेट को डिस्ट्रॉय क्यों किया और मुझे बचाया क्यों। तब लिमजी कहती है, बस इस वजह से ताकि सरफान को ये ना मालूम पड़े कि बचपन में किया हुआ ब्लैक मैजिक का असर तुमसे ख़त्म हो गया है, अगर उसे मालूम पड़ेगा तो फिर से तुम पर कर देगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मेरे भाई ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती। और यहाँ पर फाइनली फा को मालूम पड़ जाता है कि लिमजी वो कोई और नहीं उसी टीचर की सिस्टर है जिसे मार दिया गया था, और मारने के बाद उसकी बहन को ज़बरदस्ती सरफान अपने पास लेकर आया था। इधर नामबिंग को दिखाया जाता है जो गुस्से में बड़बड़ा रही होती है, बहुत घर घर लगा के रखा है ना, बस एक बार तुम भी घर पर आओ फिर बताती हूँ कि घर पर रहने पर क्या होता है। नेक्स्ट सीन में काम को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन आई हुई रहती है। यहाँ पर वो इंक्वायरी करती है थिप के बारे में। जब उसे मालूम पड़ता है कि थिप के बारे में अभी कुछ भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं हुई है और ना ही उसकी डेड बॉडी पानी से बाहर निकली है, तो इसी वजह से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि वो जिंदा है या मर गया है। ये बात सुनते ही कांग कुछ टाइम के लिए शॉक में तो रहती है और रोती भी है बेचारी, बिकॉज वो थिप को लाइक जो करती थी। कबीले की कुछ लड़कियाँ कपड़े वॉश करने के लिए आई हुई रहती हैं। तब पीछे से नामपिंग भी आती है, क्योंकि फा ने उसे कहा था जा करके मेरे कपड़े वॉश कर देना, काफ़ी टाइम से गंदे पड़े हैं, तुम्हें भी वॉश करना है, आफ्टर ऑल तुम मेरी बीवी जो हो। यहाँ पर नामपिंग देखती है सारी लड़कियों को कि वो किस तरह कपड़े को वॉश कर रहे हैं, बिकॉज उसे तो बिल्कुल भी नहीं आता था। अब नाज नखरे से पढ़ने वाली लड़की डायरेक्ट कपड़े धोने बैठेगी तो क्या होगा। यहाँ पर नामपिंग कबीले की लड़कियों से कहती है, क्या तुम लोग मुझे कपड़ों को वॉश करना बताओगे कि किस तरह से वॉश करते हैं, बिकॉज मुझे नहीं आता है। सारी लड़कियाँ उसे गुस्से में देखने लगती हैं और जल्दी जल्दी कपड़े वॉश करके वहाँ से चली जाती हैं। बेचारी नामपिंग अब तो अकेले रह गई थी। तब वहाँ पर फात है और उसे पूछता है क्या बात है। तब नामपिंग कहती है, ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा ना सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने अपने घर में एक ग्लास वाटर तक का नहीं लिया और तुम मुझे यहाँ पर एकदम धोबन से बना के रख रहे हो, मतलब मुझे कपड़े भी धोना है, घर के काम भी करना है, झाड़ू भी करना है, ये कैसे हो सकता है। अरे मुझे सुई तक का पकड़ने नहीं आती है, तुम मुझे यहाँ पर ब्रश पकड़ा रहे हो कपड़े धोने के लिए, मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तब फा कहता है, जब तक करोगे नहीं तब तक आएगा कैसे, चलो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं जैसे समझाऊँगा तुम्हें वैसे करना है। अब यहाँ पर वो उसके अकॉर्डिंग कर रही होती है, लेकिन कपड़े धोने से ज़्यादा वो कपड़ों को फाड़ने लगती है। तब फा कहता है, बस बस रहने दो, अगर तुमने मेरे कपड़ों को वॉश किया ना तो जो बच्चों के जो कपड़े हैं ना वो भी तुम फाड़ ही डालोगी, और फटे हुए कपड़े मैं बिल्कुल भी पहनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो इसी वजह से मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, आज सीख लो फिर नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं सिखाऊंगा। यू आर माई वाइफ, तो अब से मेरी सारे कपड़े धोने की जिम्मेदारी तुम्हारी है ना, तो तुम्हारे लिए आज के लिए डिस्काउंट है, कपड़े वॉश मैं करता हूँ, मैं तुम्हें बताऊँगा कि किस तरह कपड़ों को वॉश करना है, तुम्हें देखना है और नेक्स्ट टाइम सेम डिट्टो ऐसे करना है। यहाँ पर फा उसे ट्रेनिंग दे रहा होता है, लेकिन नामपिंग को दिखाया जाता है वो तो अपने खेलने में ही बिजी रहती है। तब फा कहता है, मैं क्या यहाँ पागलों की तरह किसको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तुम्हें ही दे रहा हूँ ना, तो इतना ज़्यादा बिजी होने की ज़रूरत नहीं, इसे देखो नेक्स्ट टाइम से तुम्हें ही करना है। तब फा कहती, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैं बिल्कुल भी कपड़े धोना पसंद नहीं करती हूँ और तुम यहाँ पर मुझसे क्या क्या धुलवा रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो ना, मुझे कपड़े धोने बिल्कुल भी नहीं आते। वैसे बाय द वे सच कहूँ कपड़े बहुत ही ज़्यादा क्लीन किए हैं तुमने, एकदम चमक रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम से तुम ही धोना और साथ में मेरी भी वॉश कर लेना। अब यहाँ पर नामपिंग उसे बस चिल्ला रही होती है, तभी उसे अचानक से पूरी बॉडी में इचिंग स्टार्ट हो जाती है। फा के पूछने पर वो कहती है, इस सॉप की वजह से मुझे इचिंग स्टार्ट हो गई है। तो फा उसे दूसरी जगह ले जाता है। इधर दिखाया जाता है थिप को फाइनली पानी में बहते हुए उसकी जान बच गई थी और यहाँ पर कुछ लोग उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और थिप की कंडीशन भी काफ़ी हद तक ठीक भी हो जाती है। फा नामपिंग को एक जड़ी बूटी खाने के लिए कहता है। तब नामपिंग मुंह बनाते हुए, मैं इसे नहीं खाऊंगी, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है और कड़वी भी, पता नहीं किसकी रूट्स लेकर आ गए हो और मुझे खाने के लिए कह रहे हो, यहाँ पर तो डॉक्टर भी नहीं है, अगर मुझे कुछ एलर्जी हो गई या मुझे स्किन प्रॉब्लम हो गई तो फिर मैं कहाँ ट्रीटमेंट के लिए जाऊँगी, इससे बेटर रहेगा कि कोई दूसरा ट्रीटमेंट करो। तो फा नामपिंग से कहते हैं, ओके ये जड़ी बूटी तुम्हें खाने में प्रॉब्लम है, बॉडी पे अप्लाई करने में तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तब नामपिंग कहती है, हाँ अगर ये मेरी बॉडी पे कोई इफेक्ट ना करे तो मैं अप्लाई कराने के लिए रेडी हूँ।
तब फा उसकी बॉडी पे अप्लाई करने लगता है, ये कहते हुए ये फिक्र मत करो, इससे तुम्हें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, उल्टा तुम्हारी इचिंग ही फिनिश हो जाएगी। और यहाँ पर दिखाया जाता है चाओ की बेस्ट फ्रेंड आई हुई रहती है और उन दोनों पर नजर रख रही होती है और उन दोनों को इतने ज़्यादा क्लोज देख करके जल भुनी जा रही होती है। इधर फा को दिखाया जाता है जो एकदम प्रिंसेस की तरह लेटी हुई रहती है और फा उसकी बॉडी पर मेडिसिन अप्लाई कर रहा होता है। तब नामपिंग कहती है अच्छे से करो, कितना अच्छा लग रहा है, एकदम रिलैक्स फील हो रहा है, दिल कर रहा है अभी सो जाओ, कितनी नींद आ रही है। वैसे एक बात बोलूँ, तुम बहुत ही अच्छे से कर रहे हो। तब फा कहता है मुझे समझ के क्या रखा है, तुम्हारा कोई सर्वेंट नहीं हो, बस तुम्हारी इचिंग फिनिश होनी जानी चाहिए, बस यही है, और ये लो अब खुद से कर लो, मुझे इंपॉर्टेंट वर्क के लिए जाना है। नामपिंग फा से परमिशन लेती है, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? फा साफ मना कर देता है, नो मीन्स नो। फा के पास कॉन्ग आता है और उसे बोलता है सरदार तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी चलो, कुछ अनाउंसमेंट करना है सरदार को। इधर सरफान को दिखाया जाता है जो मस्त सीट पर बैठा हुआ था और सारे लोगों के सामने लेक्चर झाड़ रहा होता है। तब यहाँ पर जॉम उसकी बातें काटते हुए अपनी बातें सारी रखने लगता है और सारे लोगों के सामने ऐसा प्रोटेंड करने लगता है मानो वो वहीं का सरदार है। सरफान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उसकी बात को काट करके अपनी बात रखे, चाहे वो उसका बेटा जॉम ही क्यों ना। वो जॉम को वार्न करने लगता है और कहता है डोंट फॉरगेट आई एम योर डैड, बेटे हो बेटे बनकर रहो और ज़्यादा बाप बनने की कोशिश मत करो, मैं यहाँ कर सरदार हूँ, सिचुएशन को हैंडल करना जानता हूँ, इसीलिए आइंदा से ख्याल रखना, नेक्स्ट टाइम मेरे मामले में इंटरफेयर मत करना जब मैं अपने कबीले वालों से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर उन्हें मालूम पड़ता है कि सरफान तो ये अनाउंसमेंट करने के लिए बुला रहा है कि उसे अब चोरी करने की ज़रूरत पड़ गई है क्योंकि कबीले में हर चीज़ की अब कमी हो रही है। तो इसी वजह से वो फा को सबसे बड़ा गार्जियन बनाता है कि वो जा करके चोरी करे और ये बात से जेलसी तो होती है जॉम को। चाओ की बेस्टी उसके पास आती है और कहती है आज की ब्रेकिंग न्यूज़ सुन के तुम भी पागल हो जाओगी, होना भी चाहिए, तुमने कोई एक्शन नहीं उठाया, इसके लिए पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। यहाँ पर वो बताती है आज जब मैंने देखा ना, तुमने देखा होता तो सच में तुम पागल हो जाती। तब यहाँ पर चाओ कहती है तुमने ऐसा क्या देखा? तब उसकी फ्रेंड कहती है आज मैंने देखा कि फा और नामपिंग दोनों एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही क्लोज थे, एकदम हस्बैंड एंड वाइफ के तरीके। तब यहाँ पर चाओ को गुस्सा आता है, वो अपनी फ्रेंड को मारने लगती है, कहने को तुम मेरी बेस्टी हो लेकिन मेरे जले पे नमक अच्छी तरीके से छिड़क रही हो, आई हेट यू कह के वहाँ से चली जाती है। अब घर में बैठे बैठे नामपिंग बोर हो जाती है। तब फा उसके लिए मैगजीन लेकर आता है। नामपिंग उसे कहती है ये मैगजीन तो मैंने बहुत बार पढ़ा और इस बार भी मैं पढ़ चुकी, ये तो मुझे बाय हार्ट याद हो गए, तो इसीलिए अब थोड़ा सा मेरे लिए कुछ नया लेकर आओ ना ताकि मुझे अच्छा लगे, और घर में बैठे बैठे मैं बोर हो गई हूँ, थोड़ा सा बाहर लेकर चलो ना ताकि थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज होए, एकदम से मैं पागल हो गई हूँ इस घर में रह के। तब फा कहता है तुम्हें पढ़ना यही मैगजीन पढ़ो, बाकी मैं कोई दूसरी चीज़ नहीं लेकर आने वाला हूँ, और बात रही बाहर ले जाने की तो इसके बारे में सोचना भी नहीं। नामपिंग न्यू मैगजीन की डिमांड करती है लेकिन फा इग्नोर करके चले जाता है और वो पिकोंग से मिलने के लिए जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फा के कहने पर पिकोंग अब नामपिंग को बाहर ले जा रही होती है ताकि उसे थोड़ा सा फ्रेश इन्वायरमेंट मिले और वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करे। नामपिंग सॉरी बोलते हुए पिकोंग से कहती है मैंने इसे जानबूझ के नहीं किया, मैं शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन मजबूरियों की वजह से मुझे करनी पड़ी, लेकिन सच बता रही हूँ मेरा कोई भी इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं था। तब यहाँ पर पिकोंग कहती है तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया, मुझे किसी ने समझाया है कि एक तरफा प्यार प्यार नहीं होता है, प्यार वही होता है जो दो तरफा किया जाए, और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हस्बैंड किसी से प्यार करे तो वो सबसे बेस्ट और लकी गर्ल रहती है। मुझे ये बात किसी ने समझा दिया है कि शायद मैं फा के लिए नहीं बनी हूँ, इसी वजह से मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रही हूँ। एक्चुअली यहाँ पर दिखाया जाता है पिकोंग ये सारी बात कॉन्ग के रिलेटेड कर रही होती है क्योंकि कॉन्ग ने उसे समझाया था। पिकोंग नामपिंग को ड्रामा दिखाने के लिए लेकर जाती है जहाँ देखने के बाद सच में नामपिंग काफ़ी फ्रेश फील करती है और उसे अच्छा भी लगता है, और यहाँ पर पिकोंग के थ्रू नामपिंग को मालूम पड़ता है कि इनकी हेल्प भी फा नहीं की थी। साथ ही पिकोंग नामपिंग को कहती है तुम सच में इस वर्ल्ड की बेस्ट और लकी गर्ल हो जो तुम्हें फा मिला। नामपिंग ड्रामे को काफ़ी इंजॉय कर रही होती है, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तब वहाँ पर फा की एंट्री होती है। फा नामपिंग से कहता है चलो अब घर चलना है। तब नामपिंग कहती है नहीं, ये ड्रामा जब तक फिनिश नहीं हो जाएगा मैं नहीं जाऊँगी, कितना अच्छा और इंटरेस्टिंग ड्रामा है, तुम्हें भी देखना चाहिए। तब फा कहता है घर चलो, और साथ में वो पिकोंग को भी कहता है। पिकोंग वहाँ से पहले चली जाती है। तब फा उससे कहता है देखो कितनी ज़्यादा समझदार है ना, बस मेरे कहने पर वो समझ गई और यहाँ से चली गई, तो तुम्हें भी चलना चाहिए, इस तरह ज़िद्दी मत बनो। नामपिंग नहीं जाती है तो फा ज़बरदस्ती उसे लेकर के जाता है। तब नामपिंग कहती है ओके ठीक है, ज़बरदस्ती ले जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने पैरों पर चल सकती हो। वैसे एक बात बोलूँ, मैंने जितना बुरा तुम्हें समझा था तुम उतने भी बुरे नहीं हो, तुम में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। नेक्स्ट सीन में सरफान को दिखाया जाता है। एक्चुअली सरफान अपने कबीले में इलीगल वर्क को भी करता था, तो यहाँ पर वो इलीगल काम करने के लिए लोगों को गन पॉइंट पर रखा था ताकि उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, और वो लोग उसके साथ काम करने के लिए रेडी भी हो जाते हैं। नामपिंग को अभी भी इचिंग हो रही थी। तब लिमजी उसके पास आती है और उसे एक मेडिसिन देते हुए कहती है इसे खा लो,
थोड़ा सा तुम्हारी बॉडी में ओवर रिएक्ट करेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद तुम्हारी इचिंग फिनिश हो जाएगी। नाइट का सीन दिखाया जाता है। नामपिंग ने उस मेडिसिन को खा लिया था, लेकिन खाने के बाद अब उसकी बॉडी में अजीब से मूवमेंट हो रहे थे जिसे वो भी समझ नहीं पा रही थी। यहाँ पर वो बस फा के आने का वेट कर रही होती है। फा जैसे ही आता है वो सडनली उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है, मेरी पूरी बॉडी में अजीब सा हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, जल्दी चलो ना कमरे में, मुझे चलना है। फा तो शॉक में था कि नामपिंग की हरकतें इतनी चेंज की हो गई है। नामपिंग सडनली उसे घसीट करके कमरे में ले जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है और कुछ टाइम के लिए रूम से बड़ी यूनिक सी आवाज़ें आने लगती है। नेक्स्ट दिन में फा लिमजी के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुमने नामपिंग को कोई मेडिसिन दिया है? तब लिमजी बता देती है कि उसकी बॉडी में रैशेस हो रहे थे, तो उसे कंट्रोल करने के लिए मैंने उसे मेडिसिन दिया था। फा वापस रूम में जाता है तो रूम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर फा ने जानबूझकर नामपिंग को बांध के रखा था क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, क्योंकि उसने मेडिसिन ओवरडोज ले लिया था। इसी वजह से उसकी बॉडी पे गलत रिएक्शन हो रहा था। यहाँ पर वो फा से कहती है, आज पता नहीं क्यों तुम मुझे इतने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो ना, दिल कर रहा है सडनली तुम्हें किस कर लूँ। क्या एक बार तुम मेरे हाथों को खोलोगे? मैं तुम्हें टच करना चाहती हूँ। देखो मैं कुछ नहीं करूँगी, बस तुम्हें टच करूँगी और फिर किस करूँगी। तब फा कहता है, सच में सिर्फ हाथ खोलने से क्या तुम शांत हो जाओगी? तब नामपिंग कहती है, हाँ मैं शांत हो जाऊँगी, और खोलने पर सडनली उसे बेड पर पटक देती है और उसे कहती है, मुझे वही वाला ट्रीटमेंट चाहिए जो कि तुमने पहले किया था। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, यहाँ पर फा के हाथ में वही मेडिसिन रहती है और वो उसकी बॉडी पर अप्लाई किए जा रहा होता है। उस टाइम के बाद उसकी बॉडी की ईचिंग तो कम हो जाती है, लेकिन उस मेडिसिन की वजह से अब वो कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही होती है। यहाँ पर वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और फा से कहती है, मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ, और सडनली उसे किस करने के लिए जाती है। तब फा रोक देता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा छोटी हो, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, और तुम इस वक्त नशे में भी लग रही हो, और इनकेस अगर हमारे बीच में कुछ भी ऐसा वैसा होगा तो मॉर्निंग में तुम पूरा का पूरा फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकालोगी और मुझे हिट भी करोगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। और ये कहकर वो रूम से बाहर निकल जाता है, लेकिन देख करके शौक रहता है कि पीछे से नामपिंग आती है, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ टावल ही रहता है। तब फा शॉक्ड में, इस लड़की को हो क्या गया है। नामपिंग फा के क्लोज आती है और सडनली बेहोश हो जाती है। तब फा उसे संभालते हुए कहता है, तुम बहुत ही अनोइंग हो लेकिन बहुत प्यारी हो।